प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में से ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सरकारी संपत्ति जब्त की गई और जब्त करने के साथ साथ जहां पर उन्होंने अवैध निर्माण किए थे वहां पे ध्वस्तीकरण के लिए भी कार्रवाई पूरी मजबूती के साथ चली है। लखनऊ में आप सभी पत्रकार मित्रगण जानते होंगे कि कभी प्रदेश के अंदर सुशासन की क्या स्थिति थी। मुख्यमंत्री बनते थे, अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। 42 लाख गरीबों को एक एक आवास उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाया गया। यही तो सुशासन है, जहां पर गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए शासन की योजनाओं का लाभ देना, उनके मन में शासन प्रशासन के प्रति विश्वास जागृत करना और उन्हें शासन की योजनाओं के साथ जोड़ करके प्रदेश को सर्वांगीण विकास के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में आगे बढ़ा देना। और यही तो एक पहचान इस नए उत्तर प्रदेश की है, नए भारत की, इस नए उत्तर प्रदेश की है। आपने उत्तर प्रदेश का दृश्य भी देखा होगा कि कोई आपदा आती थी, महीनों महीनों वर्षों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। डीबीटी के माध्यम से पिछले 4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि प्रदेश के नौजवानों के पास, प्रदेश के गरीबों के पास, प्रदेश के महिलाओं के पास, प्रदेश के किसानों के पास देने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। 4.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी दी गई। किसी भी नौकरी में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, चेहरा देख करके नहीं, प्रदेश के अंदर योग्यता के आधार पर रिजर्वेशन के नियमों का पालन करते हुए प्रदेश के हर नौजवान को उसका हक देने का कार्य प्रदेश के अंदर किया गया था। ये सभी नियुक्तियां वर्षों से लंबित थी, वर्षों से लंबित थी, क्योंकि पारदर्शिता का अभाव था, ईमानदारी का अभाव पिछली सरकारों में था और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया था। नहीं तो भर्ती निकलती थी और परिवार के अलग अलग सदस्य, खानदान, पूरा खानदान वसूली के लिए प्रदेश में निकल पड़ता था। 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा एक भी भर्ती में कहीं कोई दलाली नहीं, कहीं किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं, पूरी ईमानदारी, पूरी पारदर्शिता के साथ जब कार्यक्रम हुआ तो माननीय न्यायालय को भी किसी भी भर्ती में स्थगन आदेश नहीं देना पड़ा और पूरी पारदर्शिता के साथ 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी दी गई। सुरक्षा का बेहतर वातावरण बना तो प्रदेश के अंदर निवेश भी बड़ी पैमाने पर आया। 2018 का आप लोगों ने प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट देखा होगा। देश का हर उद्योगपति आया था और आज प्रदेश के अंदर पारदर्शी कार्य पद्धति, त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का परिणाम है कि देश और दुनिया का हर उद्योगपति प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय की सुगमता में
उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग मारी है। जिस उत्तर प्रदेश में 2015-16 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर था, वही उत्तर प्रदेश आज यानी 14वें स्थान का मतलब अगर देश और दुनिया का कोई निवेशक निवेश करने का इच्छुक होगा तो देखता था कि क्या स्थिति है राज्यों की, और फिर अपने अनुकूल वह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जिन राज्यों की अच्छी रैंकिंग होती थी वहां पर वह निवेश के लिए जाता था। उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर था, यानी हमारी कहीं गिनती नहीं थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने कराया। और कोरोना कालखंड में तो आपने देखा होगा, देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, और वह निवेश भी हमारे यहां कहां से आया था? चीन से आया था। चीन से निवेश भारत में और भारत में उत्तर प्रदेश में हो, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक उपलब्धि थी। और इस प्रकार के तमाम निवेश उत्तर प्रदेश में हुए। निवेश केवल हमारे लिए निवेश तक सीमित नहीं था, हमारे नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का भी माध्यम था। और उसका परिणाम बड़े पैमाने पर 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को प्रदेश के अंदर ही नौकरी और रोजगार की संभावनाएं इस निवेश के, इस भारी भरकम निवेश के माध्यम से प्रदेश के अंदर उपलब्ध होते हुए दिखाई दे। इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर जो प्रदेश की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब 2017 में हम लोगों ने अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया था, तब हमने परंपरागत उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भी घोषणा की थी, और राज्य सरकार ने उसे एक इवेंट बनाया था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में। आज आप देख रहे होंगे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय में मृत प्राय सा हो गया था, आज वह उत्तर प्रदेश के अंदर 1,21,000 करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट कर रहा है, और उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नए हब के रूप में देश के सामने विकसित हुआ है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत कारीगर और हस्तशिल्पियों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी स्वतः रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं बढ़ी। उनके प्रशिक्षण, उन्हें टूल किट उपलब्ध कराना और व्यवस्थित रूप से उन्हें अपने आत्मनिर्भर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान इस दिशा में बेहतरीन रूप से कार्य कर रहा है। तो सुरक्षा का जो एक बेहतरीन वातावरण प्रदेश के अंदर तैयार हुआ, आज वो आप सबके सामने है कि वह निवेश की संभावनाओं को ही बढ़ाया है। वह प्रदेश के अंदर चाहे वह बहन और बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला रहा हो, प्रदेश के उद्यमियों के सामने, प्रदेश के व्यापारियों के सामने, प्रदेश की आम नागरिकों के सामने सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण प्रदेश सरकार ने जहां स्थापित किया, वहीं सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी प्रदेश सरकार ने इस दौरान सफलता प्राप्ति की। खासतौर पर नौजवानों के लिए नौकरी का मुद्दा हो या फिर प्रशासन में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला। 2017 के पहले ट्रांसफर और पोस्टिंग एक उद्योग हो चुका था, इसकी भी बोली लगती थी, इसके नाम पर भी हर एक पोस्ट बिकता था। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर कोई भी व्यक्ति आरोप नहीं लगा सकता कि किसी भी विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई लेन देन हुआ है। प्रशासन में स्थिरता दी गई। 2017 के पहले आप देखेंगे अधिकारी वे कमिश्नरी स्तर पर हो, जोन स्तर पर हो, रेंज स्तर पर हो, जनपद स्तर पर हो, तहसील स्तर पर हो, थाने स्तर पर हो, हर महीने 2 महीने में ताश के पत्तों की तरह फेंटे जाते थे। लेकिन 4.5 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा प्रशासनिक स्थिरता हर एक स्तर पर, उस स्थिरता ने एक स्थायित्व दिया और उस स्थायित्व ने लोगों में कार्य करने की गति दी, लोगों का विकास के प्रति रुझान बढ़ाया, टीम वर्क से कार्य का परिणाम सामने आया। और देखते ही देखते जिस उत्तर प्रदेश के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश को 2017 के पहले क्या समझा जाता था कि देश के विकास को अवरुद्ध करने वाला प्रदेश, क्योंकि किसी भी योजना में आगे नहीं था, हर एक योजना में पीछे।
किसी में 17वें स्थान पर, किसी में 23वें स्थान पर, किसी में 27वें स्थान पर। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर भारत सरकार के द्वारा संचालित 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना 42 लाख गरीबों को एक आवास बिना भेदभाव के उपलब्ध कराया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 38 लाख गरीबों को विद्युत के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। 1 करोड़ 56 लाख से अधिक गरीबों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध हुए। 6 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर दिया गया। 3 करोड़ प्रवासी और निवासी श्रमिकों को 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी गई। 2 करोड़ 53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ा गया। 15 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को कोरोना के पहले और दूसरे वेव में, पहले वेव में 8 महीने अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक और दूसरे वेव में मई 2021 से, और ये निरंतर नवंबर 2021 तक मिलेगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्रदेश की सरकार, भारत सरकार के सहयोग से उपलब्ध करवाने का कार्य की है या कर रही है। यह तब संभव हो पाया जब हमने तकनीक को अपनाया, प्रशासनिक स्थिरता दी, ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी भी प्रकार के लेन देन को दूर करते हुए पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज उसका परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तकनीक की स्थिति प्रदेश के अंदर 2005-6 में भी आपने देखा होगा खाद्यान्न घोटाला हुआ था, उसकी सीबीआई जांच अभी भी प्रचलित है। लगातार हम लोग जब 2017 में आए थे, मुझे याद है दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में आने के पहले, भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की प्रदेश की सरकार के आने के पहले प्रदेश के अंदर भूख से मौतें हो रही थी। मुझे दिसंबर 2016 में और जनवरी 2017 में ऐसे कुछ क्षेत्रों में जाने का अवसर उस समय प्राप्त हुआ था, क्योंकि वहां पर भूख से मौतें हो रही थी। और जब मैंने उन क्षेत्रों का भ्रमण किया था तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हो रहा था कि उन गरीबों के पास राशन कार्ड नहीं थे। 2017 में जब हमारी सरकार मार्च में आई थी तो मैंने सबसे पहले जांच का आदेश दिया कि भाई सभी राशन कार्डों का सत्यापन हो जाए। 40 लाख ऐसे गरीब मिले थे जिन लोगों के पास अपने राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन राशन कार्ड बनाए गए थे। उस राशन कार्ड पर कोई दूसरा ही व्यक्ति राशन लेता था। हमारी सरकार ने आकर के सबसे पहले उन गरीबों को राशन कार्ड दिए, फेक राशन कार्ड समाप्त किए और फिर 80,000 राशन कोटे की दुकान को ई-पॉस मशीन के साथ जोड़ा गया। आज हर गरीब अपना राशन न केवल अपने गांव में बल्कि देश के किसी भी कोने में होगा, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक वहां पर राशन लेने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। यह सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर दी, लेकिन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने से हमें एक लाभ और हुआ। गरीब को तो राशन मिल रहा है, लेकिन टेक्नोलॉजी का लाभ यह भी हुआ कि 1200 करोड़ रुपए की हर वर्ष बचत उत्तर प्रदेश सरकार को हो रही है। इसी प्रकार से खरीदारी का किसानों के लिए जो योजनाएं की गई, किसानों का कर्ज माफी से हमने किसान कल्याण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को, लंबित उन सभी योजनाओं को, चाहे वह बाण सागर की परियोजना रही हो या कोई भी अन्य परियोजना, एक एक करके उन योजनाओं को, लगभग 1 दर्जन सिंचाई की परियोजनाएं तो केवल बुंदेलखंड में हमने पूरी की। हम इस वर्ष के अंत तक सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को, अर्जुन सहायक परियोजना को, मध्य गंगा नहर परियोजना को पूरा करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो जल संसाधन पर्याप्त मात्रा में था, वर्षों से लंबित इन योजनाओं के कारण किसान उसका भरपूर लाभ नहीं ले पाता था, लेकिन आज उसका लाभ मिल रहा है।
प्रोक्यूरमेंट हम लोगों ने प्रारंभ किया। याद करिए 2007 से लेकर 2017 के बीच प्रदेश के अंदर गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान होता है और 2017 से अब तक 4.5 वर्ष के अंदर 1,43,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। 2007 से लेकर 2017 के बीच तमाम चीनी मिलें बेची गई, औने पौने दाम में बेची गई, बंद की गई। किसान के पेट पर लात मारने का कार्य पिछली सरकारों ने किया। किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ था। हमारी सरकार ने बंद चीनी मिलों को चलाने का काम किया, नई चीनी मिलें लगवाने का कार्य किया, गन्ना किसानों को समय पे गन्ना मूल्य का भुगतान हो इसके लिए कार्य किया और हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोरोना कालखंड में जब देश के तमाम राज्यों की आधी चीनी मिलें बंद हो गई थीं, कोरोना का सफलतापूर्वक मुकाबला करते हुए भी सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया गया। प्रोक्यूरमेंट 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में धान का क्रय केवल 6 लाख मीट्रिक टन होता है। यह भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। अगर कोरोना कालखंड में 2020 में धान का क्रय का मैं आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत करूं, 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय सीधे किसानों से हमारी सरकार में हुआ। गेहूं का क्रय किसानों से 2016-17 के आंकड़े अगर आप देखेंगे और 2020-21-22 का आप देखेंगे, हम कोरोना कालखंड में किसान से प्रोक्यूर कर रहे हैं 56 लाख मीट्रिक टन। पिछली सरकार के समय यह 6 लाख मीट्रिक टन भी नहीं हो पाया था। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यानी किसान के कल्याण का मामला हो, युवाओं के कल्याण का मामला हो, प्रदेश के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किए जाने का मामला हो, सुशासन के उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने वे हर संभव कदम उठाए हैं जो प्रदेश की आवश्यकता बन चुकी थी और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। उन्हीं सब योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश ने अपने यहां वे तमाम योजनाएं प्रारंभ की जो प्रदेश की पहचान बन सकती थी। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश पर्यटन और हर प्रकार के पर्यटन को आगे बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन चुका है। प्रयागराज कुंभ 2019 में हमारी सरकार को आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। कुंभ की हजारों वर्षों की विरासत है, लेकिन कुंभ का आयोजन सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक नया मानक प्रस्तुत करते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पे प्रस्तुत हो सके, सबके सामने अद्भुत पहल थी। उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो, काशी की धरती पर किसी भी यानी राष्ट्रीय राजधानी के साथ साथ प्रदेश की राजधानी के बाहर इस प्रकार का आयोजन एक अद्भुत घटना थी। सफलता अब तक का सफलतम आयोजन, यह भी सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। प्रदेश का पहला इन्वेस्टर समिट आयोजित करने का सौभाग्य भी हमें प्राप्त हुआ, जिसने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाया और प्रदेश के बारे में जो धारणाएं थी उनको समाप्त किया। और उत्तर प्रदेश, ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने अपनी परंपरागत पहचान को भी देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। अयोध्या का दीपोत्सव का आयोजन हो, काशी के दीपावली का आयोजन हो, बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम हो, यह आयोजन हमारे लिए हमारी पहचान, हमारी विरासत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम था। विपक्षी दलों को यह सांप्रदायिकता के दंश को से देखने के लिए वे अभिषिक्त थे, वे कभी इन आयोजनों को नहीं कर सकते थे।
वो हमेशा इस बात के लिए सशंकित रहते थे कि हम अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम करेंगे तो हम पे सांप्रदायिकता का लेबल लगेगा। लेकिन हमारी सरकार के लिए एक आयोजन था प्रदेश के परसेप्शन को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का, और मुझे प्रसन्नता है आज प्रदेश सरकार तेजी के साथ इस समय आगे बढ़ रही है। जहां हमने आजादी के दीवानों के उन सभी अमर शहीदों की स्मृति में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव के आयोजन को हम पूरी भव्यता के साथ हर एक शहीद स्थल पर देश की आजादी के लड़ने वाले सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। वहीं साथ ही साथ देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के प्रति भी सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण, उनके परिवार की सहायता या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था हो, ये प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है। तो साथ साथ शताब्दियों से दशकों से लंबित उन आस्था के केंद्रों को भी सम्मान देने का कार्य हो रहा है। यह हमारा सौभाग्य है। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य हमारी सरकार के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रारंभ हो चुका है। लोग हम पे आरोप लगाते थे कि आप लोग हमेशा बोलते हैं कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, और पत्रकार मित्रगण उस समय हम पे चुटकी लेते थे, लेकिन आप तिथि नहीं बताएंगे। हमने कहा तिथि भी बताएंगे, और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य का भव्य शुभारंभ भी हो चुका है। वहां की प्रगति आप देख रहे होंगे। काशी विश्वनाथ धाम, चित्रकूट धाम, विंध्यवासिनी धाम, ब्रज क्षेत्र के विकास की जो एक नई तस्वीर सामने आ रही है, नेमिस, सुखतीर्थ, बौद्ध पर्यटन स्थलों के विकास की योजना, या फिर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र के पर्यटन केंद्रों के, आस्था के केंद्रों के विकास की एक व्यवस्थित योजना को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम। यह आस्था का सम्मान है, और आस्था के सम्मान को आगे बढ़ाते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ न केवल उत्तर प्रदेश वासियों का बल्कि देश और दुनिया के उन सभी लोगों को जो उत्तर प्रदेश को देश का हृदय स्थल के रूप में एक सम्मान का भाव रखते हैं, उन सबको भी सम्मान देने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। बहन और बेटियों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक रही है। आप याद करिए 2017 में, मार्च 2017 में जब हमारी सरकार आई थी, हमने एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। हम लोगों ने, प्रदेश सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा था अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति से कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आज आपने देखा होगा पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। सेकेंड फेज में हर थाने में एक एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं, जहां पर महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की घर से जुड़ी, घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई मामला हो या फिर किसी भी प्रकार की हिंसा से जुड़े हुए मामले हो, महिला बीट पुलिस अधिकारी वहीं पर जाकर के उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। और साथ साथ इसका भी प्रयास कर रही है कि महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई सभी प्रकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो, बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का मामला हो, या फिर मातृ वंदना योजना हो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ देना हो, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना हो, इन सभी योजनाओं से आच्छादित करने की कार्रवाई भी वहीं पर, निराश्रित महिला पेंशन की योजना हो, जहां पर कोई वृद्धावस्था पेंशन से जुड़े हुए हैं तो उस पेंशन की योजना से जोड़ने के लिए भी वहां पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
वहां पर महिला पुलिस बीट अधिकारी और हमारी फील्ड की जो टीम है वो वहां पर जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करती हुई दिखाई दे रही है और एक सुरक्षा का एक नया वातावरण वहां पर पैदा करने का प्रयास हुआ है। ये प्रदेश के बदलते हुए उत्तर प्रदेश की वो तस्वीर है जो देश और दुनिया के सामने हमारी एक नई छवि को लेकर के वहां पर पहुंचा है और आज उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश ने हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ करके कार्य किया है, आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। हम उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश के अंदर उसके परिणाम भी सामने मिले। हमें याद है 2016-17 में उत्तर प्रदेश देश की छठी अर्थव्यवस्था कहलाई जाती थी। हम लोगों को संकोच होता था, लोग कहते थे उत्तर प्रदेश के बारे में कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम छठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह इंटर स्टेट कनेक्टिविटी 4 लेन से जोड़ने का, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन से जोड़ने की कार्रवाई, तहसील मुख्यालयों को ब्लॉक मुख्यालयों को जोड़ने की जो कार्रवाई प्रारंभ हुई है, प्रदेश के वे क्षेत्र जो अपने को उपेक्षित महसूस करते थे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की कार्रवाई, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र विकास की कार्रवाई, गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने की कार्रवाई, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के माध्यम से वहां के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कार्रवाई। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले एक भी सिटी मेट्रो से नहीं जुड़ी थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 4 सिटी में मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन हो रहा है। कानपुर और आगरा में मेट्रो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमारा प्रयास है कि नवंबर-दिसंबर तक हम कानपुर और आगरा में भी मेट्रो का सफलतापूर्वक संचालन कर सकें। कल हम लोगों ने पहली बोगी बड़ोदरा में उत्तर प्रदेश मेट्रो कारपोरेशन को उपलब्ध करवाया है। यह दिखाता है कि किस तेजी के साथ प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी कितना बेहतर हुआ है। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज 8 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रदेश के अंदर वर्तमान में या तो चालू हैं या बन रहे हैं। 10 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई चल रही है। एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर हर गांव सड़क योजना के साथ जुड़ सके, हम लोगों ने इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य प्रारंभ किया है और हर एक गांव में बेहतर कनेक्टिविटी हो, बुनियादी सुविधाएं लोगों को प्राप्त हो, हर एक स्तर पर प्राप्त हो, भारत सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ लिया जाए। इस दिशा में बेहतर प्रयास हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व सफलता प्रदेश को प्राप्त हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2020 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की और मुझे प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में है जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अक्षरशः अपने यहां लागू करते हुए, कोरोना महामारी का सामना करते हुए अपने यहां उसे अक्षरशः लागू करने के लिए अपनी पूरी रणनीति तैयार कर ली है। 2022 से जब नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आगे लागू होगी तो उसको उत्तर प्रदेश उन अग्रणी राज्यों में उसको लीड करता हुआ, नेतृत्व करता हुआ दिखाई देगा, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 7 नए विश्वविद्यालय वर्तमान में गठित कर रहे हैं, बना रहे हैं। ये 7 नए विश्वविद्यालय प्रदेश के अलग अलग कोनों में स्थापित हो रहे हैं। 50 नए महाविद्यालय और पहली बार प्रदेश के अंदर पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हो रहा है। ये केवल एक इंस्टीट्यूट नहीं होगा, यहां पे पाठ्यक्रम भी चलेंगे। अक्सर हम देखते थे कि हमारी जो जांचें होती थी वो ठहर जाती थी एक समय के बाद। जब वो फॉरेंसिक जांच के लिए जाता था एक लंबा समय लगता था, महीनों वर्षों लग जाते थे। आज हर
कमिश्नरी मुख्यालय पर ए लेवल या बी लेवल की लैब्स स्थापित, फॉरेंसिक लैब्स स्थापित की जा रही हैं। हर रेंज स्तर पर, हर कमिश्नरी स्तर पर साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर एक बदली हुई तस्वीर प्रदेश के अंदर वर्तमान में देखने को मिल रही है और इसने प्रदेश के अंदर सुरक्षा और सुशासन का जो एक मॉडल दिया है, आज पूरा देश और पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश के इस मॉडल को देखती है। और मुझे लगता है कोरोना कालखंड के दौरान जो कुछ देश और दुनिया के सामने आया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन था, उत्तर प्रदेश की हमारी पूरी सरकार, पूरा प्रशासनिक तंत्र, हर हेल्थ वर्कर्स, हर कोरोना वॉरियर्स, इसके साथ जब जुड़ा, जनता जनार्दन का इसके साथ जब सहयोग मिला, आज आप देख रहे होंगे कोरोना प्रबंधन का एक मॉडल उत्तर प्रदेश का देश में भी, दुनिया के अंदर भी सराहा जा रहा है। सबसे बड़ी आबादी का राज्य, सबसे कम पॉजिटिविटी, सबसे कम मृत्यु दर उत्तर प्रदेश के अंदर, सबसे कम मामले उत्तर प्रदेश के अंदर, लगभग नियंत्रण एकदम प्रभावी नियंत्रण है। सबसे अधिक टेस्ट उत्तर प्रदेश में, सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। और कोरोना प्रबंधन कैसे होना है, हर एक गतिविधि हमारी प्रारंभ हो चुकी है। स्कूल कॉलेजेस प्रारंभ हो चुके हैं, आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं, औद्योगिक संस्थान हम लोगों ने सेकेंड वेव के दौरान तो कहीं कभी बंद ही नहीं किए। कोविड केयर सेंटर बना करके या कोविड हेल्प डेस्क बना करके हम लोगों ने वहां पर सावधानी और सतर्कता बरती। लेकिन हर एक व्यक्ति को हम सुरक्षा देंगे और सुरक्षा का कवच आज कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती। प्रदेश के अंदर जब तक 1,26,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद में भर्तियां हुई हैं शिक्षकों की, इसमें ज्यादातर महिलाएं। पंचायत चुनाव में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों में ज्यादातर महिलाएं आई हैं। और यही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनों को सीधे सीधे स्वरोजगार और स्वावलंबन के साथ जोड़ने में भी प्रदेश की सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। यानी हर एक तबके के लिए इस दौरान प्रदेश सरकार ने हर एक स्तर पर बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इसलिए मित्रों, जब हमारी सरकार आज 4.5 वर्ष का अपना एक कार्यकाल पूरा कर रही है, मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेश वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि इस दौरान प्रदेश की जनता ने अभूतपूर्व धैर्य का परिचय देकर के प्रदेश सरकार की हर एक सकारात्मक पहल में अपना पूरा योगदान दिया, पूरा सहयोग किया। और मित्रों, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आपने प्रदेश सरकार के हर एक सकारात्मक पहल को आम जन तक पहुंचाने में अपना योगदान किया है। हमारे 2 महत्वपूर्ण माध्यम थे, एक संगठन और दूसरा मीडिया, जो आम जनमानस के बीच में सेतु का काम कर सकती थी और कर रही थी। चाहे वह सामान्य दिन हो या कोरोना कालखंड के वे दिन जब कोरोना प्रचंड स्तर पर प्रदेश के अंदर पीक पर था, उस दौरान भी, और एक एक योजना को आम जन तक पहुंचाने के लिए जो कार्य आप लोगों ने किया, मैं इसके लिए आप सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक बार फिर से अपनी पूरी टीम की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए प्रदेशवासियों को और आप सभी को उत्तर प्रदेश सरकार के सफलतापूर्वक 4.5 वर्ष के इस कार्यकाल के लिए हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।